अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन की खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं ज़ारा अंसारी, मेरे साथ टूरिज्म में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। नाज़रीन, आज का दिन भी सियासी सरगर्मियां उरूज पर रहीं और गुज़श्ता कई दिनों से जो गैर यकीनी की सूरत हाल चली आ रही है उसमें आज मजीद इजाफा हुआ। दूसरी तरफ अदलिया भी मुतहरिक किरदार अदा कर रही है और कोशिश कर रही है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई मुफाहमत का रास्ता निकल आए, मगर हुकूमत के लहजे में जितनी लचक नजर आ रही है, अपोजिशन का स्टैंस उतना ही स्ट्रांग होता जा रहा है और सख्त होता जा रहा है। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है जी, और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। मतलब 14 अगस्त सर पे है, आज रात तकरीबात भी होंगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। अगर सुलह सफाई हो जाती है तो क्या होगा, तसादुम होता है तो क्या होगा, पॉसिबिलिटीज मैं चाह रही हूँ कि पहले डिस्कस की जाए। देखिए जी, सबसे पहले तो आप इस बात को जरा ज़हन में रखें, वो जो एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। यानी ये जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त, उसको ये तसव्वुर ना किया जाए कि ये अचानक कोई 2-4 दिन की बात है। ये एक बहुत लंबे महीने, सालों में खिंचा हुआ एक मामला है। और जो मैंने कल भी बात की थी कि हम इस पूरे सिनेरियो को जरा थोड़ा सा लार्जर पिक्चर में देखेंगे तो फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि एक ताम झाम, एक सिस्टम, एक जो भी सेटअप था, जो भी कुछ था जो 2007 से खड़ा हुआ था, वो शायद इस वक्त टूट रहा है, लरज रहा है, कोई नई शेप लेने जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं उसको जमहूरियत खतरे में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जमहूरियत खतरे में नहीं है। बस ये जो भी कुछ है, लेकिन आखिर कुछ है। सिराजुल हक साहब ने दोबारा वही बात की आज, और ज्यादा शिद्दत के साथ की कि जब आएंगे ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले, हादसा हो गया, वो सबका चालान करेंगे और सबको पकड़ के ले जाएंगे। कल भी बात की, आज उन्होंने मजीद जोर के साथ बात की, और उस वक्त की जब वो शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से मिलकर निकले, और सारी चीज का उन्होंने किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन मज़ाहिर उसका कोई फायदा नहीं निकला, कोई फायदा उसको नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब ने कल कहा कि जुडिशियल कमीशन बनेगा, 3 रुकनी, वो जुडिशियल कमीशन की जो कानूनी हैसियत है वो चैलेंज हो गई कि वो बन सकता है कि नहीं बन सकता। पाकिस्तान बार ने उसको चैलेंज कर दिया, 225 के तहत वो बन नहीं सकता, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, तो जुडिशियल कमीशन कैसे बनेगा, तो वो मामला भी खटाई में चला गया। अब ये हाई कोर्ट, जो लाहौर हाई कोर्ट है, उसका फैसला आना है। अब वो फैसला डिले हो रहा है, तो दोपहर को होना था, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, वो भी हमारे ट्रांसमिशन के एंड पे आता है। कब आता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी चौधरी साहब की कल, वो कैंसिल हो गई, आज होनी थी, वो डिले हो गई, वो 8 बजे होती है, नहीं होती। तो मतलब ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, एक टर्मोइल है। हुकूमत ने जो अभी लेटेस्ट बात आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब को इजाजत दे दी कि आप आ जाएं, आजादी मार्च और इंकलाब मार्च को लाहौर में रोक रहे हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी, मतलब मैं क्या कहूं, असल जो बात है, देखिए मैंने पहले भी बात की थी कि ये आइडिया बिल्कुल ये इन्हीं का आइडिया था कि हम एक ग्रुप जो है वो लाहौर को पैरालाइज करे और एक इस्लामाबाद को करे, क्योंकि यही वफाकी हुकूमत है ना। वफाकी हुकूमत क्या है? लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जीटी रोड है ना हुकूमत, ये वफाकी हुकूमत है। अब वो पैरालाइज, अगर आप एक सड़क को पैरालाइज कर देते हैं, जीटी रोड को, तो इसका मतलब है पूरा स्टैंड स्टिल हो गया। खंदकें खुद गई इस्लामाबाद में, यहाँ पे कंटेनर्स खड़े हैं, अदालत ने कह दिया कंटेनर्स हटाएं, मगर कंटेनर्स को हटाया नहीं गया अभी तक। मुझे ये भी नहीं पता कंटेनर्स में भी ये कोई माफी है बहुत बड़ी। ये जो कंटेनर्स लग रहे हैं ना, इनके पीछे भी कोई माफी है। और मुझे किसी ने आज, अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आपको अंदाजा है इसमें करोड़ों रुपया खाया गया, करोड़ों रुपया। तो मैंने कहा करोड़ों कितना? कहता है करोड़ों, अभी टोटल हिसाब निकलेगा तो शायद अरबों में पहुंच जाए। ये जो कंटेनर सप्लाई कर रहे हैं इस्लामाबाद में या जीटी रोड पे या लाहौर में, आप ये चेक करें कि इन कंटेनर माफिया के पीछे कौन है। ये जो मशवरे दे रहे हैं ना कि सब कंटेनर लगा दें, ये सब कंटेनर लगा दें, हुकूमत से कह रहे हो जी कंटेनर ले आओ, 100 कंटेनर ले आओ, 500 ले आओ। ये एक कंटेनर का किराया जो है, और फिर उसको लाया कहां से जा रहा है? देखिए उसको लाने का भी तरीका होता है ना, कंटेनर को खुद चल के पैरों में तो नहीं आ जाता। उस कंटेनर को लाया कहां से जा रहा है, उसका खर्चा कितना है, उसको रखा जा रहा है, उसमें मजदूरी है, उसका ठेके है। ये कंटेनर माफिया पूरी काम कर रही है, जिसमें करोड़ों या अरबों रुपया उसमें भी खाए जा रहे हैं। और वही लोग फिर मशवरा दे रहे हैं कि जो कमीशन खा रहे हैं वही हुक्मरानों को मशवरा दे रहे हैं कि सर ये कंटेनर हमें 100 चाहिए। लेकिन इस तरह की पैनिक में 100 मांग लें आप, 500 मांग लें आप, 1000 मांग लें कंटेनर, वो एक सेकंड में एनओसी एक ऐसे फाइल होगा ना, मिनिस्ट्री इंटीरियर करेगी अच्छा जल्दी करो। और नीचे जो बाबू बैठे हैं वो इसी चक्कर में कंटेनर्स में ही वो करोड़ों रुपया खा गए, करोड़ों रुपया, जो मुझे एक हुकूमती जिम्मेदार शख्सियत ने कुछ देर पहले बताया। अच्छा, अब क्या होगा कि एक जो ज्यादा
ज्यादा ग्रुप गुस्से में है वो है तारुल कादरी साहब का। वो ग्रुप ज्यादा गुस्से में है, यानी उनकी टोन भी ज्यादा सख्त है, उनके मुतालबात भी सख्त हैं, और उनके वो मॉडल टाउन में लाशें भी गिरी हैं, शोधा भी हैं, उनके कल भी एक साहब का इंतकाल हो गया, वो ज्यादा गुस्से में है। जो ज्यादा गुस्से में है उनको आप कह रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे, जो ज्यादा गुस्से में है, यानी जिन्होंने ये कहा है कि फिर जाती उम्रा में घुस जाओ, देखिए ना, उनको आप रोकेंगे। ये मैं नहीं समझता कि ये मशवरे कौन दे रहा है। मैं बार बार कई दिनों से मैं बार बार कह रहा हूं, और उसके नतीजे सामने आती जा रही चीजें, अनफोल्ड होते जा रहे हैं मामला, आपके सामने आ रही हैं चीजें, वो खराब से खराब हो रही हैं, खराब से खराब हो रही हैं। यानी जुडिशल कमीशन नहीं, इमरान कह रहे हैं बन ही नहीं सकता, तो वो जो बनाने की बात हुई थी उस वक्त वो माना नहीं गया, बारह छोड़ दें। अब वो जिस ग्रुप को रोक, जो ग्रुप कह रहे हैं जाती उम्रा पे अटैक करो, जाती उम्रा को जाओ, अगर इस्लामाबाद जाने ना दिया उसको आप रोक रहे हैं, और जो ग्रुप कम जरा जिसका टेम्परेचर है, यानी तहरीक इंसाफ का, उनको कह रहे हैं इजाजत दे देंगे। क्या ये पॉसिबल है? लेकिन अगर डॉक्टर साहब ऐसा हो जाता है फिर क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए ना, दो लोग एक ही मुतालबा कर रहे हो, आपके सामने दो पार्टियां खड़ी हो, एक ही मुतालबा उनका कि हमें भी मार्च करने दिया जाए, आप कहेंगे आपको तो मार्च करने देंगे, आपके ऊपर ये कानून 144 आर्टिकल फलाना 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 आपके ऊपर अप्लाई है, इनके ऊपर अप्लाई, तो क्यों भाई? फजूल बात है ना, इंतहाई फजूल बात है। यानी इनका जो जमहूरी हक है, इनको खाना मिलेगा, इनको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये हमें अच्छे नहीं लगते। इनको रोटी मिलेगी, इनका घर के आगे से हटा दो बैरियर, इनके आगे से, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल? कौन सा कानून, कौन सा आइन, कौन सी शिक ये इजाजत देती है कि आप इस तरह अलग करें लोगों को कि नहीं इसके घर नहीं इसके घर, नहीं इसको नहीं इसको नहीं, ये निजाम को नहीं मानते, वो निजाम को। भाई दोनों कह रहे हैं हुकूमत रिजाइन करेगी, दोनों इस्तीफा मांग रहे हैं, दोनों कह रहे हैं रिफॉर्म्स होंगे, दोनों ने चैलेंज कर दी अथॉरिटी। तो मेरा ख्याल है ये अगर ये एक को रोकते हैं और दूसरे को इजाजत देते हैं तो फटा खराब हो जाएगा, फटा बढ़ेगा। इमरान की पोजीशन भी खराब हो जाएगी कि इमरान निकले या ना निकले उनके बगैर, और वो निकल पड़ेंगे, वो नहीं सुनेंगे, और उसके नतीजे में तशद्दुद होगा और मारकुटाई होगी। तो मेरा ये ख्याल है, अल्ताफ हुसैन साहब ने जो थोड़ी देर पहले बात की है, अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत से आप एग्री करें ना करें, आप जो मर्जी कहें, उन्होंने जो बात की है कि आजादी की मार्च की और इंकलाब मार्च की इजाजत दे दी जाए, वो बिल्कुल इन्होंने पहले भी बात की थी। ये जो -1 फार्मूला आया था, ये ओरिजिनली अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से आया था, और वो एक रास्ता निकाला गया था। -1 फार्मूला अभी तक शायद एग्जॉस्ट नहीं हुआ, वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ -1 फार्मूला। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जो मैं पहले भी कह रहा हूं, कि इत्तेहादी जो हैं, मियां साहब के इत्तेहादी, वही मियां साहब को जाके कहें कि मियां साहब आप सिस्टम बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए, इस निजाम को बचाने के लिए स्टेप डाउन कर दें। यह भी मुमकिन है, क्योंकि चीजें इतनी तेजी के साथ चेंज हो रही हैं और खराब हो रही हैं। देखिए ना, सिराजुल हक साहब जो थे वो बात कर रहे थे मियां साहब की, और मियां साहब की वो तरफ थे, लेकिन अब वो उन्होंने आज जो बात की सुबह, वो उन्होंने बात की जिसमें इमरान खान का जिक्र किया, और अब वो ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये 14 तारीख जो है वो खैरियत से गुजर जाए, और गुजर जाएगी खैरियत से तो गुजरेगी इंशाल्लाह। 14 गुजरेगी, 15 आएगी, 18 आएगी, 20 आएगी, इंशाल्लाह मुल्क तो आगे चलेगा। लेकिन असल बात यह है कि इसको यहां से कैसे निकाला जाए, और आगे निकालने के लिए जो एक्सट्रीम पोजीशंस ले लिए सबने। अब जुडिशियल कमीशन का अगर ऐलान करते हैं रात को तो वो चैलेंज हो जाएगा, या उसको अदालत ही हो सकता है ना माने या ना बनाए जुडिशियल कमीशन। उसमें अच्छा, अदालतों की पोजीशन भी बड़ी अजीब सी है ना। अदालतें भी इस वक्त मखमसे का शिकार हो गई हैं कि वो क्या करें। अब जैसे आजादी मार्च पे वो क्या करें, अगर वो इजाजत वो रोक तो नहीं सकती ना, किस तरह रोक सकते हैं आप? एहतजाज मुजाहिरे से जमहूरी हक है, वो ये गारंटी मांग सकते हैं कि जी आप खून खराबा नहीं होगा इसमें, तो वो कह देंगे कि नहीं होगा खून खराबा। बाकी उसकी जगह क्या होगी, जगह क्या नहीं होगी, वो अदालत ने कोशिश की दोनों को बिठा के, तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को, लेकिन उस पर दोनों अपनी जगह पे अड़े रहे। तो मुझे नहीं पता कि क्या फैसला आता है 8 बजे, लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि इसमें तशद्दुद का फैक्टर आना है अभी। अगर ये मामला इसी तरह चले, ये इसी तरह चले, देखिए ना, अब से चंद घंटों के बाद काफिले निकल पड़ेंगे। काफिले ऑलरेडी निकल चुके हैं, बहुत से लोग तो पहुंच चुके हैं, जमशेद दस्ती और ये सारे सिंध से जो काफिले चले वो तो पहुंच चुके हैं लाहौर, पंजाब, या कोई रस्ते में है। तो ये चंद घंटों के बाद चल पड़ेंगे। इमरान खान सुबह निकलेंगे गालिबन 10-11 बजे अपनी रिहाइशगाह से, और इस्लामाबाद को रुक करेंगे वो, और साथ ही
तालुक कादरी साहब, आज रात को अगर कोई क्रैक डाउन हुआ या गिरफ्तारी की कोशिश हुई या उन पर पाबंदी लगा दी गई तो वो तफादुम होगा। आपको लगता है हुकूमत ऐसा करेगी? गलती होगी, आप नहीं कर सकते। आप देखिए ना, हुकूमत ने पहले कहा हम दोनों को निकलने नहीं देंगे, फिर कहा एक को निकलने देंगे, रात तक हो सकता है दोनों को इजाजत दे दें, अब कंटेनर को हटा रहे हैं। ये देखिए, जब भी डायलॉग करते हैं ना पोजीशन ऑफ वीकनेस से, जब आप पोजीशन ऑफ वीकनेस पे चले जाते हैं ना, वीकनेस दो तरह की होती है। एक वीकनेस होती है आपकी रियासती, मेरे पास जी 100 पुलिस वाले हैं और मेरे पास जी झंडे लगी हुई गाड़ी है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती आपकी। जो ज्यादा स्ट्रेंथ होती है वो होती है मॉरल हाई ग्राउंड, कि आप कितने ऊपर, कितने ऊंचे खड़े हैं मॉरल हाई ग्राउंड पे। यानी आप मॉरल हाई ग्राउंड आपका कैसे है, कितना ऊंचा है। ये मॉरल हाई ग्राउंड बहुत अच्छा था अगर ये सारा मामला 1 महीना पहले होता, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले मामला होते तो ज्यादा बेहतर होते। लेकिन जो कि डिले होते चले गए, उसके नतीजे में ये मामला अब ऐसी स्टेज पे चले गए कि आपको आहिस्ता आहिस्ता वीक होके उनसे बात करनी पड़ रही है। अब आप, यानी पूरी प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच कर दी, ये मेरे ख्याल से उनकी शायद पहली या दूसरी स्पीच होगी अभी तक जो हुई है, और पूरी उनकी स्पीच हुई है। उन्होंने कल तमाम बातों का जवाब दिया, उन्होंने कहा जवाब दिया और जवाब उड़ गया ना, हवा में उड़ गया, जवाब हवा में उड़ गया। उन्होंने कहा किस चीज के ऊपर आप कर रहे हैं तेजाब, वो इमरान वैसे ही खत्म हो गई स्पीच। तो ये देखिए, जिस किसी ने मशवरा दिया, मुशीर उनके माशाल्लाह जो है वो उनकी ज़िहानत, उनके जो मुशीर हैं उनकी ज़िहानत, उनकी काबिलियत, उनका अकल, फहम, शऊर, वो पूरी दुनिया पे यहाँ हो रहा है। और ये मामला जिस तरह भी जाएगा तो सबसे पहले लोग ढूंढेंगे कि मुशीर कौन से थे। देखिए ना, अकबर बादशाह जो था, जब उसको बिठाया गया, वो छोटा लड़का था अकबर, वो अकबर आजम कैसे बना, सबसे बड़ी एम्पायर को उसने कैसे रूल किया इतने साल। वो अकबर आजम इसलिए बना कि उसके बाद 9 रतन थे, उसके बाद अबू फजल, मुल्ला दो प्याजा, जो ये लोग थे 9 रतन जिन्हें कहते हैं, जो उसके असातिज़ा थे, वो एक से एक शख्स था जो उसे मशवरे देता था। और उन 9 रत्नों ने फिर अकबर बादशाह को, अकबर उस छोटे लड़के को अकबर आजम बना दिया। कई मराठों से लड़ाई हो रही है, कहीं किसी के साथ जंगें हो रही हैं, और सल्तनत बन गई पूरी, मुगल आजम। ठीक है, और फिल्म अगर आप देखें तो आपको आइडिया होगा। अब वो उसमें जब आपके मुशीर होते हैं, आपको ये पूरे क्राइसिस में, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मियां साहब को इस जगह तक ले जाने में उनके ये 3-4 खुशामदी दरबारी किस्म के लोग हैं, मुस्लिम लीग के कारकुन नहीं है उसमें। क्योंकि मुस्लिम लीग के कारकुनों को या जो लीडर्स थे उनको साइड पे करके, बल्कि उनको भी मजबूर कर दिया। जैसे मैंने परसों कहा कि राजा जफरुल हक साहब ने भी वही टोन ले ली जो उनसे तवक्को कोई नहीं कर रहा था। राजा जफरुल हक साहब को ओपनिंग बैट्समैन बकौल हमीद साहब के कहते थे, जवाहर साहब के, ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे थ्रू आउट, और बड़े बड़े बहुत मुदब्बिर किस्म की शख्सियत है। मगर उन्होंने भी बात मुशर्रफ साहब के हवाले से कर दी कि मुशर्रफ का मामला हल हो जाए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। अब मुझे भी बताएं, अभी रात को मुशर्रफ साहब चले जाएं तो ये खत्म हो जाएगा मामला। यानी आप अकल से सोचें कि आज रात को मुशर्रफ साहब जहाज में बैठे और दुबई निकल जाए या लंदन निकल जाए तो ये सारा बोरान टल जाएगा? नहीं चलेगा। अब पानी से गोलियां कमान से निकल चुकी है ना, तीर निकल चुके हैं कमान से, गोलियां फायर हो चुकी हैं, गोलियां कैसे वापस रिवर्ट होंगी ये अल्लाह जानता है। अब कोई बीच में दरमियान में एक शख्सियत रह गई थी, जो मैं कई दिन से कह रहा था ना, किसी एक शख्सियत को होना चाहिए था बीच में कि वो आर्बिट्रेटर का रोल अदा करे, वो थे सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब भी आज गए तो हमेशा रहती है ना, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ब्रेक के बाद कि इमरान खान साहब किन शराइत पर मान सकते हैं? मैं एक तो आपको जावेद हाशमी साहब की कहानी सुनाना चाह रहा हूँ, उनके जाने से कितना नुकसान होगा, मैं आपको कहानी भी सुनाना चाह रहा हूँ, और मैं फिर आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये जो बात हो रही है कि जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो ये बात क्यों हो रही है? ये बात क्यों हो रही है? ये ब्रेक के बाद नाज़रीन स्विच। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। क्या मौजूदा क्राइसिस में जमहूरियत खतरे में है? क्योंकि हुकूमत को ये तासुर है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इसको डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा है कि जमहूरियत को खतरा है? और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी डिस्कस करना चाहूंगी, जावेद हाशमी साहब के जाने से कितना नुकसान होगा? जावेद हाशमी साहब की कहानी में आपको अभी सुनाता हूँ। अभी ये जो हुकूमत ने कहा है ना कि रास्ते खोल देंगे, आजादी मार्च के लिए कहा, सबके लिए कह देंगे ना, कंटेनर हटेंगे तो सबके लिए हटेंगे गालिबन। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने डिमांड की थी कि रास्ते खोले जाएं, तो तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के लिए रास्ते खोल दिए। लॉन्ग मार्च के लिए खोलेंगे तो कैसे चेकिंग होगी रास्ते में कि अच्छा बेटा आप रुक जाओ, आप अपना ID कार्ड दिखाओ, आप तहरीक इंसाफ के हो या मिनाज कुरान के हो? मतलब फजूल बात हो जाएगी ना। जब कंटेनर हट गए, रास्ते खुल गए तो सबके लिए खोलेंगे। तो मुझे नहीं पता कि अभी इसकी क्या सामने आती है, लेकिन इस पर एक जो मजेदार बात है वो ये कि एक तो हुकूमत ने आगाह की है अल्ताफ हुसैन साहब को, वफाकी काबीना ने, कि आपके कहने पर हमने ये हटाया। एजाजुल हक साहब, हमारे इंतहाई मोहतरम एजाजुल हक साहब ने उस पर ट्वीट किया है
اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ بڑا, اس کو تنزیہ کہہ لیں, جلا بھنا طنز کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, وہ کہتے ہیں فائنلی اسلام آباد ول بی اوپن فار لانگ مارچ, لیٹس ویٹ فار دا نیکسٹ ڈیمانڈ. دے آر گوئنگ ٹو آسک فار کانسٹیٹیوشنل ایونیو اور پارلیمنٹ. یعنی میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اعجاز الحق صاحب ابھی میرے خیال سے وزیر اعظم صاحب سے ملے تھے وہ 2-4 دن پہلے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی وہ آپ ڈیمانڈ مانتے جا رہے ہیں تو اب آپ ان کو رستے تو کھول دیے اسلام آباد کے. دیکھیں نا یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے کہ اسلام آباد کے رستے کھل گئے. یعنی اس کا مطلب ہے آپ جو خندقیں کھود رہے تھے, یہ کنٹینر ہٹا رہے تھے, یہ سب اس میں پتہ نہیں اربوں روپیہ کما گیا کوئی. ابھی میرے خیال سے آ جائیں گی ڈیٹیلز ہمارے پاس رات تک, یہ کل انشاءاللہ تو ہم ذرا بتائیں گے کہ یہ کنٹینر مافیا کے پیچھے کون تھے, یہ کون سے لوگ تھے جو کنٹینر یہ کہاں سے لے کر آئے اور کتنا پیسہ کھایا گیا, اور اب سارے ہٹ جائیں گے رات کو, تو فوراً ہی ہٹیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سارے کے سارے قافلے صبح چل پڑیں گے. اب رہ گئے آپ کے یہ فیصلہ جو کہ ہائی کورٹ کا آنا ہے. جب حکومت نے یہ کھولی دی, رستے کھول دیے, تو پھر وہ ہائی کورٹ تو اب کیا فیصلہ دے گی. دیکھیں نا, جب رستے کھول دیے حکومت تو اس کا مطلب حکومت کو بھی اندازہ ہے. اور دیکھیں عدالتوں کو یہ فیصلے ڈیلے نہیں کرنے چاہیے. اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے ہمیشہ کہ میں نے فیصلہ روک لیا ہے, میں 3 بجے سناؤں گا, نہیں میں 1 منٹ 3:30 سناؤں گا, نہیں ٹھہر جائیں 4 بجے سناؤں گا. پھر فیصلہ ہو گیا اسے سنا دیں, کیونکہ وہاں پہ ایک چارج قسم کا ماحول ہے اور سارے ہی لوگ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں بیچ میں ہو سکتا ہے کوئی آربیٹریٹر کا رول پلے کریں, کوئی اچھا رول پلے کریں. تو میرے خیال سے وہ فیصلہ بھی آ جائے گا تو اس پہ بات کریں گے. جاوید ہاشمی صاحب کو میں آپ کو بتاؤں, جاوید ہاشمی صاحب دیکھیں ہماری ملکی سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے. جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ یہ آپ چھوڑ دیں کہ ان کی سیاسی زندگی اور وہ سارا ان کو چھوڑ دیں, میں ان کو حالیہ عرصے میں لے جاتا ہوں. اب اسے بھی چھوڑ دیں, وہ آئی جی آئی اور اس میں جو نام آیا تھا میران بیگ اسکینڈل, چھوڑ دیں, وہ سارے ماضی کی باتیں. جاوید ہاشمی صاحب, ایک تو یہ ہے کہ ان سے میری چند روز پہلے ملاقات ہوئی اور مجھے انتہائی خوشی ہے اور فخر ہے اس بات پہ کہ انہوں نے مجھے بتایا, مجھے نہیں پتا وہ کیا قصہ آتا ہے, لیکن انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری کتاب آنے والی ہے چند دنوں میں. ایک تو وہ ان کی کتاب تھی نا میں باغی ہوں, ایک اور کتاب ان کی آنے والی ہے. تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر شاید آپ کا ذکر ہے اس کتاب میں. اچھا میں ڈر بھی گیا تھوڑا سا کہ میں نے کہا پتہ نہیں جاوید بھائی نے کوئی صحیح لکھا ہے, کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کا بہت ذکر ہے اس کتاب میں. تو مجھے بہرحال مجھے نہیں پتا کہ کیا کس انداز میں ذکر ہے. اتنا مجھے پتا ہے کہ جب انہوں نے خط لکھا تھا, ایک خط انہوں نے لکھا تھا جو ان سے منسوب ہوا, یا انہوں نے لکھا کیا ہوا, اور وہ اس وقت لکھا جب مشرف صاحب کا دور تھا اور وہ پارلیمنٹیرینز کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. جاوید ہاشمی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا اور اریسٹ کرنے کے بعد ان پہ اچھا خاصا ٹارچر ہوا, اچھا خاصا تشدد ہوا. جاوید ہاشمی صاحب اس سے پہلے بھی ایک پرابلم میں رہے, کیونکہ جب میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے تو جاوید ہاشمی صاحب کو وہ یہاں پہ پیچھے ذمہ داریاں دے گئے. اور جاوید ہاشمی صاحب اس وقت پریشان تھے کہ میاں صاحب, کیونکہ میاں صاحب نے باہر جانے سے پہلے غالباً جاوید ہاشمی صاحب کو بتایا نہیں تھا. تو جاوید ہاشمی صاحب نے لیکن ان کی غیر حاضری میں ایک زبردست قسم کا جمہوری کردار ادا کیا, اور مسلم لیگ نواز کے وہ بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ صف اول کے جو لوگ تھے ان میں وہ شامل رہے اس جدوجہد میں جو کہ جمہوریت کے لیے یا آمریت کے خلاف ہوئی. پھر جاوید ہاشمی صاحب جب ریلیز ہوئے جیل سے, تو اس کے بعد مسلم لیگ کے اندر ایک جاوید ہاشمی صاحب کے خلاف ایک لابی کھڑی ہو گئی جس نے کہا کہ جی میاں صاحب یہ جاوید ہاشمی صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جی میں نے اتنی جیل کاٹی ہے, میں نے اتنی جیل کاٹی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ذکر بھی آتا ہے کہ جی آپ ڈیل کر کے باہر چلے گئے, تو ہیرو تو جاوید ہاشمی ہے. یہ اندر ٹک 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 شروع ہو گئی, وہ کہتے ہیں نا اندر ہی اندر سازشی ٹولا. کیونکہ ہوا کیا کہ سارے ہی لوگ پھر ریلیز ہو گئے تھے. تھوڑے دنوں بعد جو مشرف صاحب آ گئے, چودھری نثار بھی ریلیز ہو گئے, خواجہ آصف بھی ریلیز, سب ریلیز ہو گئے. کوئی 1 مہینے رہا, کوئی 15 دن رہا, کوئی 2 مہینے رہا, کوئی 1 سال رہا, کوئی 1.5 سال رہا, سب ریلیز ہو کے پہنچ گئے 2002 کی کیبنٹ میں. جاوید ہاشمی صاحب اندر رہ گئے, مطلب ریلیز ہوئے اور پھر گرفتار ہو گئے, اور پھر لمبے عرصے کے لیے گرفتار ہوئے اور تشدد بھی ہوا ان پہ. تو یہ جب باہر آ کے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا نا کہ میں نے بہت جیل کاٹی ہے, تو اس کے ساتھ ہی یہ پھر ایک اینٹی جاوید ہاشمی گروپ اندر ایکٹیو ہو گیا جس نے جاوید ہاشمی صاحب کو کارنر کر دیا. جاوید ہاشمی صاحب کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی, جاوید ہاشمی صاحب بیمار بھی تھے, تشدد ہوا, جو بھی اندر انہوں نے جیل میں دن گزارے, ان کی صاحبزادی اور باقی اہل خانہ بہت پریشان رہے اس وقت. تو اس وقت یہ ہوا کہ وہ تھوڑے سے وہ بیمار بھی ہو گئے. باہر آنے کے بیمار ہوئے, پھر ان کو یہ فیلنگ ہوئی کہ ان کو مسلم لیگ کا وہ جو ہاکیش گروپ آگے آ گیا ہے وہ ان کو کوئی عزت نہیں دے رہا, ان کو کوئی مقام نہیں دے رہا. تو یہ ایک موقع ایسا آیا کہ جاوید ہاشمی صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب, ہمارے خواجہ سعد رفیق صاحب بھی عمران خان کے ساتھ جانے والے تھے. خواجہ سعد رفیق صاحب بھی عمران خان کو جوائن کرنے والے تھے, اور پھر وہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ خود انٹر ہوئی
انہوں نے جا کے سعد رفیق صاحب کو منایا. یہ پبلک کی باتیں ساری, میں صرف لوگوں کو یاد دلا رہا ہوں, یہ 2 سال پہلے کے واقعات. تو سعد رفیق صاحب رک گئے, لیکن جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ چلے گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں پھر عمران خان کے پاس گئے, اور عمران خان نے ان کو پھر بڑا عہدہ دیا پارٹی کا. چیئرمین ہے عمران خان, وہ میرے خیال سے صدر ہیں, اور اس طرح سے کوئی سیٹ اپ. اب جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں, جاوید ہاشمی صاحب مطلب ہے کہ وہ جیسے انہوں نے کچھ دن پہلے پارلیمنٹ میں کہا کہ یا ان کے منہ سے سلپ ہوا, سلپ آف ٹنگ بھی کیا, انہوں نے کہا میرا قائد کر کے نواز شریف صاحب کے بارے میں کوئی بات کر دی. وہاں سے ایک تحریک انصاف کے اندر بات شروع ہو گئی کہ یہ تو وہاں سے آئے ہوئے وغیرہ وغیرہ سارا. تو وہ یہ چلتے رہتے ہیں معاملات. یہ جو تھیوری ہے نا کہ جاوید ہاشمی صاحب اور شاہ محمود قریشی, یہ دونوں جو کہ ایک ہی علاقے سے ہیں, ایک ہی, اور یہ ماضی میں ایک دوسرے کے بڑے خطرناک مد مقابل رہے ہیں. یعنی یہ لڑتے رہے نا, ایک پیپلز پارٹی اور ایک سامنے مسلم لیگ نواز, تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہوئے انہوں نے, شاہ محمود قریشی نے اور جاوید ہاشمی صاحب نے. لیکن جب یہ آ گئے تحریک انصاف میں تو وہ معاملہ ختم ہو گیا, وہ ان کے دل ول صاف ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کوئی ایسی خبر مجھے کم سے کم نہیں ملی ہے, کسی کو نہیں ملی کہ جاوید ہاشمی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی جھگڑا ہے آپس میں. ایسا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. یہ دونوں مل گئے. ایشو یہ ہوا ہے, ایشو ریسنٹ یہ ہوا ہے کہ جو طاہر القادری صاحب کے ساتھ معاملات چلے, ان معاملات میں دیکھیں یہ عمران خان کی مرضی ہے. مسلم لیگ نواز کیا کرتی ہے, اگر آپس میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہو جاتے ہیں تو یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. ایسا ہوتا ہے نا, ایک ویٹو ہوتا ہے آپ کا آخری. اگر ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کو فیصلہ نہیں کر پاتی تو الطاف حسین صاحب فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے نا, کہ آدھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آدھے کہہ رہے ہیں یار میرا یہ خیال ہے وہ ویٹو ہو جائے گی چیز, وہ مطلب فائنل ہوگا. تو اب وہ جو یہ عمران کے ذہن میں بات آئی کہ جو طاہر القادری صاحب کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے, تو عمران کی جو ملاقاتیں ہوئی, ان ملاقاتوں میں شاہ محمود قریشی, میں نام ریپیٹ کر دوں, علیم خان صاحب, محمود الرشید صاحب, اور لندن والی جو میٹنگ تھی اس میں جہانگیر ترین صاحب تھے. جہانگیر ترین صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو جہانگیر ترین صاحب لیکن, اور آپ نے دیکھا ہوگا تو ویٹ وغیرہ لوز کیے, تو لیکن وہ اللہ کا شکر ہے صحت یاب ہو کے واپس آ گئے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اور تو ان میٹنگز میں جب یہ میٹنگز ہو رہی تھیں طاہر القادری صاحب کے ساتھ, تو وہ ان میٹنگز میں نہیں تھے جاوید ہاشمی صاحب. اور دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں سراج الحق صاحب جیسے ان سے نہیں مل سکتے, کیونکہ جماعت اسلامی اور طاہر القادری صاحب کا ایک فکری ٹکراؤ ہے, سیاست سے ہٹ کے ایک فکری ٹکراؤ بہت خوفناک ہے طاہر القادری صاحب کا اور جماعت اسلامی کا. تو جماعت اسلامی اگر ان کا وقت وہاں گیا, مثال کے طور پہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بعد, تو وہ تعزیت کر کے واپس آ گیا, وہ اس حد سے زیادہ جا نہیں سکتے, اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے, اندر جماعتوں کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ جماعت اسلامی آ رہی ہے, یہ جماعت اسلامی جو بات کرتی ہے وہ یعنی طالبان سے ٹاکس والی, اور طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں آپریشن ہو. تو یہ جو مذہبی معاملات ہیں نا, یہ بڑے خراب ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ سنی تحریک ہے, ان کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, لیکن جو جمعیت علماء پاکستان ہے, نورانی صاحب اپنی زندگی میں, شاہ احمد نورانی صاحب سخت خلاف تھے طاہر القادری صاحب کے, حالانکہ وہ بریلوی تھے, وہ بڑے سخت خلاف. تو یہ آپس کا ٹکراؤ ہے, یہ بڑا شدید ہے, جس کی وجہ سے وہ روک دیتے ہیں وہاں پہ ان کو. تو ان معاملات میں طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی, بیک ڈور ڈپلومیسی, اس میں عمران نے جاوید ہاشمی صاحب کو آن بورڈ دیر سے لیا. جب سارے معاملات طے ہو گئے, ایک ایسا پیپر ہے, ایک اس طرح کا ایک A4 سائز کا پیپر ہے جس پہ معاملات طے ہوئے, لکھے گئے, سائن نہیں ہوئے. یہ میں وضاحت کر دوں, سائن نہیں ہوئے. وہ ایک 8 یا 10 پوائنٹس تھے جو عمران خان اور طاہر القادری صاحب کے درمیان باتیں طے پائی, اس پہ سائن نہیں ہوئے. اور وہ بس ایک کہتے ہیں نا, وہ انسائنڈ معاہدہ ہوا ہے ان دونوں کے درمیان کہ ہم ایسے کریں گے. وہ میں بات یہاں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا, میں اتنا بتا دوں کہ ایک انسائنڈ معاہدہ ہے عمران خان اور طاہر القادری صاحب کے درمیان. اچھا, اب وہ جو ساری چیز ہو گئی تو عمران نے وہ جا کے سارا طے کر لیا. بیچ میں یہ شفقت محمود صاحب بھی نہیں تھے آن بورڈ, یہ بات بھی بتا دوں, شفقت محمود آن بورڈ نہیں تھے. ان ملاقاتوں میں شفقت محمود بھی نہیں تھے, شفقت محمود نہیں تھے. ٹھیک ہے, اب یہ وہ شفقت محمود صاحب ہیں جن کے بارے میں وہ سٹوری آ گئی کہ پاشا صاحب ان کے گھر گئے. ٹھیک ہے, یہ شفقت محمود صاحب ان ملاقاتوں میں نہیں تھے. یہ جو ملاقاتیں طاہر القادری صاحب اور عمران خان کے درمیان میں ہوئی, اور میں نے آپ کو ڈیلیگیشن کا نام بتا دیا کہ کون کون سے لوگ گئے تھے تحریک انصاف سے. جاوید ہاشمی صاحب وہاں غالباً تھوڑے سے ناراض ہوئے. عمران نے کچھ فیصلے کیے, اور ہر آدمی کو حق ہوتا ہے اس بات کا. مثلا الطاف حسین صاحب نے پیپلز پارٹی سے کوئی بات کرنی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھ گورنر سنگھ کو بٹھا لیں, وہ محمد انور بھائی کو بٹھا لیں, مصطفیٰ عزیزہ بھائی کو بٹھا لیں, حیدرآباد, ان کی مرضی ہے نا وہ کن لوگوں کو بٹھاتے ہیں ساتھ. واسف جلیل کو بٹھا لیں, کسی کو نہ بٹھائیں. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے خالد محبوب صدیقی کو بٹھا لیں,
वासिफ जलील को, ये क्यादत का काम है ना कि मैं अपना डेलीगेशन खुद, तो जब इमरान ने वो डेलीगेशन बनाया कि किसने बात करनी है जमात इस्लामी से, किसने बात करनी है इनसे, किसने होते, तो वहां जावेद हाशमी साहब शायद ताहिल कादरी साहब के मामले पे वो नाराज हो गए और उन्होंने उसके बाद वो अब जाके बैठ गए, नाराज हो गए। वो मेरे ख्याल से उनको नाराज नहीं होना चाहिए, और वो अगर नाराज भी हैं तो वो ये भी अच्छा किया तहरीक इंसाफ वालों ने कि उनको मनाने पहुंच गए। तो आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं इनको लेके जाएंगे, इसको कह रहे रूठे हो तुमको कैसे मनाएं पिया, वो उनको कह रहे हैं हम लेके जाएंगे, इनको हर हाल में लेके जाएंगे। वो नाराज होके गए, नहीं मान जाएंगे? नहीं, देखें दो लोग नाराज हैं इस वक्त। एक तो हामिद खान साहब नाराज हैं। हामिद खान साहब के नाराज होने की वजूहत दूसरी हैं, क्योंकि वो अदालत के मामला, हामिद खान साहब एक बहुत ही बड़ा नाम है हमारी जो मुल्क की कानून की सियासत है और सारा अदालतों, और उनका एक ताल्लुक है इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, ठीक है, और उनका वो ताल्लुक इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ है, और वो ताल्लुक है, और वो एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं, एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं। कई ऐसे, मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन कई ऐसे मुकदमात आए थे इन दरमियान 2-3 सालों में जहां तहरीक इंसाफ का जो पॉस्चर था और हामिद खान साहब का पॉस्चर बतौर वकील नॉट बतौर सियासतदान। देखिए वकीलों के लिए सियासत बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वकीलों का, वकला हजरात का, क्योंकि काम चल रहा होता है सारा का सारा उनके मुकदमात पे। अब मिसाल के तौर पे हामिद खान है, अगर हामिद खान के पास कोई मुकदमा आ जाए और पता चला उस मुकदमे में कोई नून का आदमी निकले, भाई उन्होंने तो अपनी वकालत करनी है ना उन्होंने। तो कुछ ऐसे मराहल आ गए थे जो हामिद खान साहब की यानी पोजीशन ऐसी कि वो अदालत के ऊपर, ये जुडिशियल कमीशन, उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा यानी उनका जो नजरिया है वो डिफरेंट है इमरान से। वो ये चाहते हैं जुडिशियल कमीशन बन जाए। इमरान कहते हैं कि कौन सा खाक भाड़ में जाए जुडिशियल कमीशन, वो हमूदुर रहमान कमीशन का सर पैर नहीं पता चला। ऐसा कमीशन बनाने का मतलब तो बकौल चौधरी शिवदास की मट्टी पाओ भाई, या तो कमीशन का एक दिन हो ना, कमीशन एक हफ्ते के अंदर अंदर धांधली की तहकीकात कर लेगा, कमीशन 5 दिन में कर लेगा, हफ्ते में, महीने में, 2 हफ्ते में कर लेगा, मेरे को टाइम हो। अब वो चूंकि टाइम ही नहीं, ओपन एंडेड कमीशन आ गया, और बार बार वजीर आजम तकरीर तो कर नहीं सकते, बार बार तकरीर कर नहीं सकते, और इस दौरान मुतालबा आगे चले गए, मुतालबा चलेगा इस्तीफा दें, और इमरान ही कह रहे हैं कि इनके होते हुए कमीशन नहीं काम कर सकता अदालत, क्योंकि इमरान खान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें अगर कमीशन ने फैसला दे दिया ऊपर, मिसाल के तौर पर अदालत ने फैसला दे दिया कि ये काम ऐसे किया जाए, लेकिन नीचे मशीनरी हुकूमत की बैठी है ना, ये बिल्कुल वैसे ही जो पीपल्स पार्टी के तौर पर मसला हुआ था कि अदालत फैसले दे रही थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा पकड़ो ओगरा के तौकीर सादिक, और तौकीर सादिक निकल गए, FIA ने निकाल दिया एयरपोर्ट से। अब अदालत चीख रही है हम क्या करें, हम क्या। तो अब मेरी इमरान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक ये सेटअप बैठे हैं, हुक्मरान बैठे हैं, तो नीचे मशीनरी काम कैसे करेगी? अदालत ऑर्डर करेगी कि नादरा चेक करे, तो नादरा तो मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है। ये इमरान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। हुकूमत कह रही है कि फिर कोई और रास्ता बताएं। ये तो कोई बात नहीं है कि 10,000 या 20,000 या 5 लाख आदमी आके ये कह देंगे इस्तीफा दो या रिजाइन करो। तो दोनों ने एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली हैं। अब इसका हतमी मामला ये कहां जाता है, और इसमें कहीं वो आपका सवाल रह गया कि वो जमहूरियत और वो सारा मामला, वो ब्रेक ले लें तो फिर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। नाज़रीन 8 बजे दोबारा हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिएगा, स्टे ट्यून्ड।